नाम भले ही इनका हो प्रोफेसर, लेकिन ये खुदा नहीं। साथ चाहिए था इनको भी, जो पाकिस्तानी बल्लेबाजों से बिल्कुल मिला नहीं। पाकिस्तान को मिल गई है अपनी दूसरी करारी हार, यानी कि श्रृंखला जीत गया है न्यूजीलैंड। अब बचा है मात्र एक डेड रबर। और आपकी वाणी में आपके सवाल, क्या पृथ्वी को अभी भी खिलाया जाए या फिर बारी आ गई है शुभमन गिल की? देयर इज प्लेंटी टू आस्क। हैशटैग आकाशवाणी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वो जो अंतरराष्ट्रीय मुकाबले से पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड। केन विलियमसन इज बैक। अगर केन विलियमसन वापस आ जाते हैं तो किसी को बाहर तो जाना पड़ेगा, पर ये भी क्या विधि का विधान है ना कि वो तो आए जो पिछले मैच में न्यूजीलैंड के कप्तान थे, स्टैंड इन कैप्टन मिचेल सैंटनर, वो बाहर। I mean, this is also something that happens. केन विलियमसन वो अपने बेबी की बर्थ के लिए मिस कर रहे थे, which is all right, but he's now back and he's back with a bang. देखिए, मैच तो पिछला भी जीते थे न्यूजीलैंड वाले और यहाँ पर भी जीत गए हैं। टॉस भी टू बी फेयर पिछला भी जीता था पाकिस्तान और यहाँ भी जीत गए हैं। शदाब खान ने यहाँ पर भी कहा कि हम टॉस जीत के बैटिंग करना चाहते हैं और एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं। और स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि ना थोड़ी सी ना 50-50 है यार। वो कहते हैं कि हमें पावर प्ले को डोमिनेट करना है, पावर प्ले को जीतना है। आई मीन पावर प्ले को जीतना एक इंटेंट के रूप में होना ठीक ठाक सी बात है, पर क्या एक्चुअल में वो पॉसिबल है? क्या आपकी बल्लेबाजी में उतना दम है? क्या आप वो कर सकते हैं विदाउट बाबर आजम इन द प्लेइंग 11? तो ये एक सवाल मेरे विचार में मतलब रियलिस्टिक नहीं है, एम्बिशियस है। एम्बिशियस प्लान्स आप बना सकते हैं और वही हुआ। टिम साउदी आए और बड़े सारे बल्लेबाज गए। 3 विकेट तो उन्होंने पहले 6 ओवर में ही चटका दी। अगर आप 3 ओवर में एक ही बॉलर कभी ऐसे करके स्लिप में आउट हो रहे हैं, कॉट बिहाइंड हो रहे हैं, सर पे खड़ी हो रही है बॉल, अगर इस प्रकार से रहेंगे तो फिर आपकी हालत तो बहुत पतली हो जाती है ना। पिछली बार भी जो मुकाबला था वहां पर भी आप पावर प्ले के अंदर 3-4 विकेट गवा गए थे, यहाँ पर भी आप 3 विकेट गवा गए। तो अगर आपकी हालत पहले पावर प्ले में यही होने वाली है तो फिर आप वहां से कैसे बचकर निकलेंगे? चलिए, पिछले मैच में तो शदाब खान ने आपको बचा लिया था, बाद में भी रन बन गए थे, कुल मिला के आप पहुंच गए। यहाँ पे तो बीड़ा उठाया सिर्फ एक खिलाड़ी ने, नाम था उसका प्रोफेसर हफीज मोहम्मद हफीज। व्हाट अ प्लेयर मैन ना। 61% रन, आई मीन नियरली 61% रन ऑफ द टोटल अगर एक आदमी बनाता है जो ओपन भी करने नहीं आता। नंबर 4 पे बैटिंग करने आते हैं, हालांकि बैटिंग आ गई वैसे दूसरे तीसरे ओवर में, पर अंत तक वो बने रहते हैं। एक उनको जीवन दान मिलता है, पर जो बैटिंग करते हैं जिससे डेलिकेट अंदाज में ना एक ऑन द राइज उन्होंने थ्रू द कवर्स रीजन स्क्वायर ड्राइव बहुत खूबसूरत था, छक्का लगाया वो बहुत खूबसूरत था। चलो, एक जीवन दान तो मिलता रहता है, पर सिंगल हैंडेडली वो तो अच्छा खेलते रहे और बाकी सारे स्ट्रगल करते हैं। आई मीन दैट्स अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम कि अकेला चना क्या भार फोड़ेगा, वो अकेला आदमी क्या क्या काम करेगा। तो कुल मिला के लड़ झगड़ के आप पहुंच जाते हैं 163 के स्कोर पर ना। 163 का स्कोर इज नीदर है नॉर देयर। हैमिल्टन का ये मैदान है, छोटा मैदान, वो ऑकलैंड का नहीं है, तो आप सोचते हैं कि शायद थोड़ा सा सीन भी हो रहा है। ऐसे में आप और सामने वाली टीम को धकेल सकते हैं पीछे। हाँ, धकेल सकते हैं अगर आपकी बॉलिंग अच्छी हो तो, या आप उस दिन बॉलिंग अच्छी कर रहे हो तो। पर देन ऑल दैट डिड नॉट मैटर, क्योंकि टिम साइफर्ट आते हैं और वो काम कर देते हैं एज इफ लाइक ही इज ट्राइंग टू मैच द क्वालिटी ऑफ हफीज इज बैटिंग। हफीज की हमने बहुत खूबसूरत बल्लेबाजी सुबह देखी, तो फिर उसके बाद शाम को या सेकंड इनिंग्स में टिम साइफर्ट क्या बैटिंग करते हैं। और उनको जब भी मैं देखता हूँ मुझे ब्रेंडन मक्कलम की याद आती है। ऐसा लगता है कि ये खिलाड़ी के पास बहुत सारे स्ट्रोक्स हैं, कभी ऐसे शॉट मारते हैं, कभी वैसे शॉट मारते हैं, मतलब रचनात्मक शॉट भी लगाते हैं, एडवेंचरस शॉट लगाते हैं, और बैट स्पीड जो है ना, हाथ बहुत तेजी से चलते हैं इस खिलाड़ी के। तो ये जो बनाए हमारे हफीज साहब ने 99 रन। एक चीज एक्चुअली यहाँ पे और कहना जरूरी है कि टॉप 7 में सिर्फ एक आधा ही बल्लेबाज है जिसने 100 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, और बाकी सब तो मतलब 100 के स्ट्राइक रेट तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे। और हफीज जो था 173 के स्ट्राइक रेट से प्रोफेसर साहब भागे हैं, वेल डन। पर जब आप साइफर्ट की बात करते हैं तो शुरुआत ही वैसे मार्टिन गप्टिल ने की थी। पहले कितनी 11 बॉल में 19 रन उन्होंने बना दिए थे, ठीक ठाक पिटाई की थी भैया। लेट मी जस्ट क्विकली हैव अ लुक एट दैट एज वेल। देखिए, 11 बॉल पे 21 रन, 11 बॉल पे 21 रन, 1 चौका और 2 छक्के। और फिर टिम साइफर्ट पिटाई करते हैं। आपको लगा कि चलो कहीं से शायद पकड़ लेंगे। जब मार्टिन गप्टिल आउट होते हैं तो आ जाते हैं केन विलियमसन, हु प्लेज सेकंड फिडल। सेकंड आराम से टिम साइफर्ट आप मारो, आप मारते रहो। वो मारते रहते हैं अपना, ये आराम से खेलते रहते हैं। फिर एंड में आके केन विलियमसन भी कहते हैं चलो अब मेरी बारी भी आ गई, लेट मी स्टार्ट अ फ्यू फायरवर्क्स एज वेल। तो वो भी अच्छी बैटिंग करते हैं और 9 विकेट से इस मुकाबले को आसानी से जीत जाते हैं।
कहने को तो देखिए ये 19.2 ओवर तक गया, ये 20वें ओवर तक मैच किया, पर 20वें ओवर तक क्या गया है यार, ये मैच क्लोज तो बिल्कुल भी नहीं था ना। 9 विकेट से अगर आप मुकाबला जीत जाए, इसका मतलब पलड़ा आपका बहुत भारी रहा है। शाहीन अफरीदी 4 में 38, वहाब रियाज 1 में 19, 1 ओवर 19 रन, हिज मोस्ट एक्सपेंसिव ओवर इन T20I हिस्ट्री। जो उनकी बॉलिंग का अगर देखा जाए, वहाब रियाज पिछले मैच में बहुत एक्सपेंसिव थे, अभी भी बहुत एक्सपेंसिव है। हारिस रऊफ ने ठीक किया, मतलब फहीम अशरफ एक्चुअली पिछले मैच में और इस मैच में ही इज एक्चुअली बीन ऑलराइट। बैटिंग भी इन्होंने ठीक ठाक की पिछले मैच में, और यहाँ पर बॉलिंग भी ठीक की, तो ओनली विकेट टेकर इकोनॉमिकल एज वेल। पर यहाँ बाकी किसी का काम चला नहीं, टू बी फेयर। शादाब तो खुद भी आज खैर पूरी बॉलिंग करके गए, 4 ओवर डाले, पिछले में तो इन्होंने भी 2 ही डाले थे, 22 रन पड़ गए थे। यहाँ 4 जरूर डाले, इमाद वसीम ने भी 3 ओवर रिस्ट्रिक्टिव डाले, पर रिस्ट्रिक्शन से काम होना नहीं था, विकेट चटकाने जरूरी थे, जो आप चटका पाए नहीं। पाकिस्तान को 2 मैच में 2 हार थमा दी गई है, यानी कि श्रृंखला जो है ऑलरेडी जीत चुका है न्यूजीलैंड। और अब आखिरी जो बचेगा ट्यूसडे को, कल, वो एक्चुअली इज अ डेड रबर। कैन पाकिस्तान बाउंस बैक? कैन दे एक्चुअली बाउंस बैक विदाउट बाबर आजम? इज द बिग क्वेश्चन दैट दे नीड टू आस्क। मतलब पूछने की बारी आ गई। पूछने का मतलब ये है, हैशटैग आपकी वाणी, आपके सवाल और मेरे जवाब। हैशटैग आपकी वाणी पे अब आपके सवाल और मेरे जवाब। और पहला सवाल ही ये अनस का आया है, पूछ रहे हैं क्या इंडिया शॉ को एक और चांस दे सकती है? देखिए, ड्रॉप भी कर सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दोनों इनिंग्स में रन तो बने ही नहीं है, तो फिर आप ड्रॉप उनको आसानी से कर सकते हैं। 4 ही रन बनाए, 0 और 4। अब लेकिन अगर आपने उनको अभी ड्रॉप किया, आई एम जस्ट प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, मुझे भी उनकी टेक्निक पे डाउट लगता है, पर मेरे और आपको क्या लगता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने उनको अभी ड्रॉप किया, आपने शुभमन गिल को अगले मैच में करा दीजिए ओपन, उसके बाद रोहित शर्मा आएंगे, फिर रोहित शर्मा को आप खिलाएंगे, किसको बाहर बिठाएंगे? तो फिर आप उन दोनों में से जो कम रन बनाएगा, मतलब शुभमन गिल और मयंक अग्रवाल में से, तो फिर आप ये गेम ऑफ म्यूजिकल चेयर्स खेलते रहेंगे। और अगर हाउ डू यू डिसाइड कि बस हो गया, मतलब इससे चांस नहीं देने। सी क्या है कि मेरे विचार में आप ड्रॉप कर सकते हैं उनको, लेकिन इन द राइट स्पिरिट अगर आपको खेल को चलना है, स्केपगोट मत ढूंढिए। दोनों ही ओपनर्स ने खराब काम किया है। अभी अगर आप एक को दरख्वास्त कर दोगे और कह दोगे, मतलब दरख्वास्त नहीं, आप एकदम उनको तखलिया कह दोगे और निकाल दोगे उनको, तो फिर ये आएगा कि आप स्केपगोट ढूंढ रहे हो, मैच हार गए, कोई ना कोई तो किसी ना किसी को तो बली का बकरा बनाना है, तो आप उनको बना सकते हो। हालांकि जस्टिफिकेशन आ सकती है कि आप कर दीजिए ड्रॉप क्योंकि उन्होंने रन नहीं बनाए, पर रन तो किसी ने भी नहीं बनाए यार। इट्स बीन अ बैड टेस्ट मैच फॉर ऑल बैट्समैन, इट्स अ कलेक्टिव फेलियर। डोंट डिस्काउंट दैट। और एक चेंज तो वैसे भी होने वाला है, कोहली जाएंगे तो किसी को तो आना ही है। कितने बैटिंग में चेंज करोगे, टीम में कितने चेंजेस करोगे? अगर शमी भी चले गए तो एक और आ जाएंगे, तो फिर कितने चेंज करोगे बॉस? योर थर्ड पेसर फॉर सेकंड टेस्ट नाउ दैट शमी इज ऑल बट रूल्ड आउट। ये एक मोहम्मद जी का सवाल है, और मैं एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस मैं थोड़ा सा हैरान हूँ, थोड़ा सा परेशान हूँ, और इसमें तो अलग से एक्चुअली आकाशवाणी बनती है कि क्या है यार, क्योंकि मोहम्मद शमी इंजर्ड हैं। देखिए, इंजर्ड तो हम सबके सामने हुए, लेकिन उसकी इंजरी की कितनी ग्रेविटी है, कितनी जोर से इंजर्ड है, क्या उनको परेशानी है, क्या फ्रैक्चर है, क्या नहीं है, क्या वो एक टेस्ट मैच के लिए नहीं खेल पाएंगे, क्या फिर वो अभी से उपलब्ध हो जाएंगे, या टॉर से बाहर है? सूत्रों से खबर आ रही है, ये अब न्यूज एजेंसीज के पास खबर आती है, कहाँ से आती है कोई सोर्स रिवील नहीं करता है, और उसके चलते सब मतलब अफवाहों का बाजार गर्म रहता है। आई एम सेइंग कि हो सकता है वो सोर्स सही भी हो सकता है इन्फॉर्मेशन भी सही हो, तो फिर व्हाई इज इट नॉट कमिंग फ्रॉम द बीसीसीआई? सो आई डोंट नो येट यार। आई एम वेटिंग फॉर द बीसीसीआई टू टेल अस कि शामी की इंजरी का स्टेटस क्या है, क्योंकि जो बर्न्स भी उसी मैच में इंजर्ड हुए थे, शाम को वो भी स्कैन्स के लिए गए थे, शाम को उनकी रिपोर्ट आ जाती है कि वो तो ठीक है, उनको फ्रैक्चर नहीं है। भारतीय कप्तान ने कहा था हम शाम को बता पाएंगे, लेकिन अब शाम के बाद तो मतलब 30 घंटे निकल गए उस बात को, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग एंड द टाइम ऑफ इंजरी। अगर उसके डिफरेंस को देखें, अभी तो कोई खबर ही नहीं आई। अब तो वैसे जब मैं रिकॉर्ड करूँ तो ऑस्ट्रेलिया में तो ऑलरेडी रात हो चुकी है, तो वाई आर वी नॉट हियरिंग एनीथिंग? आई डोंट नो। अगर शामी नहीं होते हैं तो मैं नवदीप सैनी को ही खिलाऊंगा। सिराज और नवदीप में से किसी एक को चुनना है। मैं नवदीप सैनी की तरफ जाऊंगा कि सिराज एंड उमेश आर सिमिलर काइंड ऑफ बॉलर्स, एंड रादर गो विद नवदीप। इट्स जस्ट माय चॉइस। तन्मय का ये सवाल है कि क्या भारतीय फील्डिंग के बारे में मेरी राय है? देखिए, मेरी राय जो है ना, क्या करूं यार, आई मीन ना, मेरे पास जवाब ही नहीं है। सवालों के जवाब वैसे भी, मतलब ऐसा तो है नहीं कि सारे सवालों के जवाब मेरे पास होंगे, पर ये अच्छी फील्डिंग यूनिट है यार। और ये जो कैच तो अच्छे फील्डर है, जड्डू ने कैच छोड़े हैं, हार्दिक पांड्या ने कैच छोड़े हैं, रिद्धिमान साहा कैच छोड़ रहे हैं, विराट कोहली कैच छोड़ रहे हैं, जिसने जो खेला उसने कैच छोड़ा है। आई मीन ये क्या बात हुई यार, ये तो मतलब अच्छी फील्डिंग यूनिट की अगर हालत ही होने वाली है। मयंक अग्रवाल अच्छे फील्डर, उन्होंने कैच छोड़ा है। आई मीन इतने कैच अगर हम छोड़ने वाले हैं तो फिर कहाँ से वापस आएंगे? ये बात पक्की है कि जब से ऑस्ट्रेलिया में पैर रखा है तब से लगातार हम कैच छोड़ते जा रहे हैं, विच इज नेवर अ ग्रेट थिंग। पर क्यों छूट रहे हैं
आई डोंट हैव एन आंसर फॉर दैट, आई एम रियली सॉरी। पर देखो पता नहीं, मेहनत तो कर रहे होंगे, आई एम प्रीटी श्योर हजारों कैचे पकड़ रहे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। वर्क एथिक को आप चैलेंज नहीं कर सकते, पर कलेक्टिवली अगर आप नहीं हो रहा है तो क्या करूँ यार, आई मीन दिस इज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। आशुतोष जी का सवाल ये है कि दूसरे टेस्ट में पंत को खिलाना चाहिए। देखिए ये एक बदलाव है जो कि शायद हो सकता है, और मैं एडवोकेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कर रहा हूँ कि अगर विराट कोहली चाहते हैं, अगर नहीं विराट कोहली चले जाते हैं, उनकी जगह आप शुभमन गिल या केएल राहुल को खिलाते हो, तो आपकी बैटिंग ऑलरेडी कमजोर हो चुकी है, आपके ओपनर्स वैसे भी फायर नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप इस कॉम्बिनेशन को अगर आप देखो तो शायद आप पंत की तरफ जा सकते हो। हालांकि अगर आप साहा को खिलाओगे, आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज यू इवन वंस, मुझे आप उनको खिलाइए, जो मैं शाह के लिए कह रहा हूँ, पृथ्वी शॉ के लिए कह रहा हूँ, मैं वही बात साहा के लिए भी कहूंगा। अगर आपको नंबर 7 पे कीपर खिलाना है, बेटर कीपर खिलाना है, बेटर कीपर इज साहा। पर ये नहीं है, लेकिन सिर्फ सच जो है ना, सिर्फ इतना सा है कि ऐसा नहीं है कि साहा बैटिंग नहीं कर सकते, और ऐसा नहीं है कि पंत कीपिंग नहीं कर सकते। अभी तक हमें ये समझाया गया है, जो पूरा माहौल बनता है ना जो, तो उसमें यह है कि अरे पंत तो बिल्कुल ही गोलकीपर है। अरे कैसे गोलकीपर है यार, कैचेज अच्छी पकड़ते हैं, पिछले साल पिछले दौरे पर यहाँ पे सबसे ज्यादा कैचेज पकड़ कर आए थे, और साहा बैटिंग नहीं कर सकते। अरे क्यों नहीं कर सकते, टेस्ट सेंचुरी उसकी यार, आई मीन हद हो गई। तो वो अगर एक आपके जहन में कि एक लेफ्ट हैंडर खिला लेते हैं, पूरी लाइनअप में कोई लेफ्ट हैंडर नहीं है, कोई गेम चेंजर नहीं है, आई एम ओके विद इट, बट आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज अगर आपने साहा को खिलाया तो। लास्ट क्वेश्चन है ये कि डोमेस्टिक क्रिकेट की हम स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस को कंसिडर क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? एट दिस स्टेज पे किसको कंसिडर करते हैं? कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो रह गया? आई मीन कौन जिसको लेकर जाते हैं? देखिए पृथ्वी शॉ भी पिछली बार खेल के गए थे, उन्होंने बहुत रन बनाए डोमेस्टिक क्रिकेट में। अब इसके अलावा तो ओपनिंग्स ही नहीं है। शुभमन गिल ने बहुत सारे डोमेस्टिक में रन बनाए, वो भी टीम के अंदर है। हनुमा विहारी रन बनाकर ही पहुंचे हैं डोमेस्टिक में, 50 की एवरेज के साथ पहुंचे वो इंडियन टीम तक। पुजारा, रहाणे, कोहली तो खेलेंगे, तो बच कौन गया? आई मीन सबको तो खिला लिया यार। अब ऐसा कोई बैट्समैन नहीं बचा जिसको आपने ना पिक किया हो कि डोमेस्टिक में ना उसने झंडे गाड़ दिए, उन्होंने बहुत रन आता है यार, और उसको हम लेके नहीं गए। जो जिस जगह पर लेकर जाना है उन जगहों पे तो वही खिलाड़ी लिए गए ना। ऐसा नहीं है कि कोई खिलाड़ी इतने रन बना रहा है। ईशान पोरेल टीम में थे वैसे, फास्ट बॉलर, इंजर्ड हो गए वैसे, वो वापस आ गए, तो ईशान पोरेल फास्ट बॉलर थे। आप प्रेम पांचाल की बात कर सकते हैं, अब या अभिमन्यु ईश्वरन की बात कर सकते हैं, पर ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू तो आप किससे कराएंगे नहीं। और अभी तो रोहित ने वैसे भी जाना है, तो रोहित चले गए, तो फिर तो ये पृथ्वी शॉ, शुभमन गिल भी नहीं खेलेंगे बतौर ओपनर। तो मुझे नहीं लगता कि यू आर इग्नोरिंग डोमेस्टिक परफॉर्मेंस, इट्स जस्ट दैट अभी जगह ही नहीं है। That's the way it is. Again, आपके सवाल मेरे जवाब, ओवर टू आकाश चोपड़ा एट अ डिफरेंट लोकेशन। चलिए बताइए, कोई आपका ऐसा सवाल हो जिसका जवाब मैंने ना दिया हो, कोई रह गया तो प्लीज और दाग दीजिएगा। सवाल तो बहुत सारे सबके पास है, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं होगा। वी शैल ऑल बी लुकिंग इनटू इट क्वाइट डीपली। पर अभी देख लेते हैं कि खेल जगत में भी तो कुछ हो रहा होगा ना, तो उसकी जरा खबरें देख लेते हैं स्पोर्ट्स रैप में। फॉर्मूला 1 ड्राइवर मार्केट का फाइनल बड़ा मूव कंप्लीट हुआ ओवर द वीकेंड एट रेड बुल रेसिंग। द मिल्टन कीन्स बेस्ड फॉर्मूला 1 टीम ने अनाउंस किया है कि मैक्सिकन स्टार ड्राइवर सर्जियो पेरेज aka Checo will replace Thai driver Alex Albon to partner Dutch superstar Max Verstappen at the team 2021 सीजन के लिए। चेको ने 2020 सीजन खत्म किया रेसिंग पॉइंट के साथ साखिर ग्रांड प्री में अपना मेडन विन रिकॉर्ड करके। इस सीजन के एंड में पेरेज वॉज लेफ्ट विदाउट एन F1 टीम क्योंकि रेसिंग पॉइंट में उन्हें सेबेस्टियन वेटल रिप्लेस कर रहे हैं। रेड बुल ने उनकी एंड ऑफ द सीजन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस देख के ये डिसाइड किया कि उन्हें टीम में लाया जाए। एलेक्स एल्बॉन ने इस साल 2 पोडियम फिनिशेस अचीव किए, लेकिन वो अपने टीममेट मैक्स वर्स्टैपेन के काफी पीछे थे और अब अगले साल वो रिजर्व ड्राइवर का रोल टेकअप करेंगे टीम में। ये मूव एक मेजर रोल प्ले कर सकता है रेड बुल के लिए इन देयर बिड टू क्लोज द गैप ऑन द 7-time चैंपियंस Mercedes-AMG Petronas। लियोनेल मेसी ने एक और इंडिविजुअल स्कोरिंग माइलस्टोन अचीव कर लिया है। उन्होंने पेले का ऑल टाइम क्लब स्कोरिंग टैली इक्वल कर दिया। सैटरडे के मैच में बिटवीन बार्सिलोना और वेलेंसिया जो खत्म हुआ 2-2 के ड्रॉ पे, इस मैच में मेसी ने अपना 643rd करियर गोल स्कोर किया बार्सिलोना के लिए, जो पेले के रिकॉर्ड को इक्वल करता है। ब्राजीलियन लेजेंड ने 643 गोल स्कोर किए थे सैंटोस के लिए। पेले ने सोशल मीडिया पे एक हार्टफेल्ट मैसेज भी पोस्ट किया मेसी को कांग्रेचुलेट करने के लिए। That's about it from me in hashtag आकाशवाणी। अब जाते जाते आपके शॉर्ट्स मेरी आकाशवाणी। कल फिर कुछ मजेदार बात करेंगे, कल कुछ और कहानी लेकर आएंगे कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। There's plenty to actually look forward to when we talk about the world of sports। साल खत्म होने को है, लेकिन रोमांच तो अभी अभी शुरू ही हुआ है ना। टेक केयर, बाय बाय।
बल्लेबाज तैयार। हेलो, ओहो, दोबारा दिखाओ इसे। लेग स्टंप के बहुत बाहर ये गेंद जाके लगी मिडिल स्टंप पर। बॉल ऑफ द सेंचुरी।